हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन हमारा केमिकल काइनेटिक्स के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड रहेगा। जितनी भी चीजें आपने शुरू से लेके एंड तक इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है वो हर एक चीज आज आपकी यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, इस असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं उन फॉर्मूलों को एक शीट पर लिख लो, एक फॉर्मूला शीट बना लो। ठीक है, अदरवाइज मैं यहां पर भी आपको दे देता हूं। ठीक है, यहां पर आपको एक मैं फॉर्मूला शीट दे देता हूं, तो सारे के सारे फॉर्मूले आप एक बार नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और खुद से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से एक बार लिख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से लिख लो। एंड जो आज का असाइनमेंट हम लोग करने वाले हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सर्च करोगे केमिकल काइनेटिक्स असाइनमेंट नंबर 6। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 6 के नाम से आज का असाइनमेंट आपको मिलेगा, जिसमें नीट के जो भी हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो हर एक क्वेश्चन उस असाइनमेंट के अंदर होगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें आप करो, देन आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया, when initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half life period is not affected, the order of reaction is। तो ये बोला गया कि जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन यानी आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो टी हाफ पर, टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर। ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, सिर्फ एक ही केस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का टी हाफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि आर नॉट पर टी हाफ डिपेंड नहीं करता, और इसीलिए इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था कि आर नॉट की वैल्यू को आप कितना भी इंक्रीज कर दो, आर नॉट की वैल्यू को कितना भी इंक्रीज करो, टी हाफ की वैल्यू फिक्स रहेगी। एक कांस्टेंट ग्राफ आ जाता है कि टी हाफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगर आपको टी हाफ का किसी और ऑर्डर का रिलेशन पता करना है तो आप वो भी पता कर सकते हो। आपको क्या देखना होता है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 माइनस ऑर्डर। ठीक है, तो अब इधर से ना आपको सारे रिलेशन मिल जाएंगे, किसी भी ऑर्डर का दे दे आपको। जैसे अगर 0 ऑर्डर देगा तो हम बोलेंगे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर देगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड ऑर्डर देगा तो 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा। -1 मींस इनवर्स रिलेशन में है सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आप हर एक चीज बता सकते हो। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, आप लोग ना इस सेशन को एक मॉक टेस्ट की तरह भी कर सकते हो ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। अभी तक आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, आप लोग क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देन वेरीफाई करो क्या हमने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया। ठीक है, वेरीफाई करना थोड़ा सा जरूरी रहेगा। रीजन ये है कि जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच करेक्ट होनी चाहिए। आप क्वेश्चन को कुछ ही अलग तरीके से ना कर रहे हो जिसमें टाइम आपका ज्यादा लगे। तो यहां पर हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ना वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपका टाइम मिनिमम हो जाए, क्योंकि आपको पता है आपके नीट के एग्जाम में टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आपको टाइमिंग आपकी बहुत मैटर करेगी, जल्द से जल्द आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपको देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले लेकिन खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि खुद से जब आप ट्राई करते हो चीजें तो आपको लगता है कि हाँ, हमें यहां पे चीज समझ में नहीं आ रही, तो ज्यादा बेटर रहता है आपको। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सर्टेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन is 138 second. The time required for the concentration of substance
टू फॉल फ्रॉम 1.28 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.04 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन दे दी। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो भी होती हैं सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको टी हाफ, ये जो रिएक्शन गिवन है ये किसके लिए गिवन है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए गिवन है। टी हाफ इज 138 सेकेंड, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि टाइम निकालो, कौन सा टाइम निकालो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टू फॉल, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस यानी इनिशियल दे दिया आपको, कहां से कहां तक गिर रही है 1.28 मिलीग्राम पर लीटर, और कहां तक ले जानी है कंसंट्रेशन, ले जानी है 0.04 मिलीग्राम पर लीटर। अब ना यहां पे एक चीज और समझिए कि ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन जब आप इस फॉर्मूले के अंदर लगाओगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के फॉर्मूले के अंदर लगाते हो R और R नॉट, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर आप चीजों को चाहे मास के टर्म्स में लो, चाहे कंसंट्रेशन कोई भी हो, मोलैरिटी कोई भी कंसंट्रेशन हो, आप हर कंसंट्रेशन को यूज कर सकते हो। जैसे हम मिलीग्राम पर लीटर गिवन है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे आपने मोलैरिटी लिया था, मोलैरिटी लेनी है, आप इसी में ही चीजों को लिखकर कर दोगे। ये स्ट्रेंथ की फॉर्म में गिवन है आपको, बट इसी फॉर्म में लिख के कर दोगे आप, ठीक है। आपको कन्वर्ट नहीं करना। यानी अगर टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का 2.303 बाय के लॉग R नॉट बाय R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपके पास R नॉट भी है, R भी है, K निकालना पड़ेगा। K कैसे निकालोगे, टी हाफ की हेल्प से। K इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर 0.693 बाय टी हाफ, ठीक है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0.693 बाय 138 सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा। अब यहां पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर देखेंगे क्या आता है। तो हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा 2.303 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू 0.693 बाय 38 ऊपर आ जाएगा, 138 ऊपर आ जाएगा, लॉग R नॉट कितना है 1.28 डिवाइडेड बाय R कितना है 0.04। ओके, नाउ अब आपको इसको सॉल्व करना और आंसर निकालना है। देखो सॉल्व जब आप करते हो, ठीक है, तो ना आपको क्या देखना है कि आपके जो ऑप्शंस है अगर उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे यहां पर 414 है, 552 है, 690 है, 276 है, तो ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अगर ऑप्शंस में डिफरेंस आता है ना काफी ज्यादा, आप अप्रोक्सीमेशन लगाओ, अप्रोक्सीमेशन लगाकर क्वेश्चन को करो, जो नियर अबाउट आंसर आएगा वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन जब भी लगाते हो ध्यान देना लॉग के अंदर नहीं लगानी। लॉग के अंदर जब आप अप्रोक्सीमेशन लगाते हो ना तो वो कई टाइम्स आपका आंसर गलत हो जाता है। तो यहां पर कोशिश करो कि अप्रोक्सीमेशन ना लगाओ, लेकिन यहां पर जितनी हो सके उतनी लगाओ। जैसे मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2.303 को 2 डिजिट तक अप्रोक्स कर दिया। 138 को हमने लिखा 1.4, 38 है ना, 38 का 4 कर दिया और 10 की पावर 2। नीचे हमने 0.693 का कर दिया 7.0 डिजिट तक, 2 डिजिट तक अप्रोक्स कर दिया, 7.0 कर दिया इसको, ठीक है। और 10 की पावर क्या होगी -1। इस तरीके से हमने वैल्यू को अप्रोक्स कर दिया। सीधा सीधा कट गया 2 पे, 0.2 पे, सॉरी 0.2 पे सीधा सीधा कट गया ये। और लॉग के अंदर वाली टर्म हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लॉग के अंदर वाली टर्म को लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है लॉग 1.28 डिवाइडेड बाय 0.04, जिसकी वैल्यू आपके पास आती है 1.5। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या आ रही है 1.505, जिसको आप 1.5 ले लो, ठीक है। 1.5 सॉल्व करने के बाद नाउ ये बचा आपके पास, ठीक है, ये बचा है आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2.3 मल्टीप्लाई करना है, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है 0.69 मल्टीप्लाई बाय कितना है 10 की पावर 2, और ये ऊपर जाएगा -1 तो कितना हो जाएगा 10 की पावर
2 + 1 यानी कि हमारा आ गया 690 सेकेंड्स। किससे मैच करता है आंसर? 690 सेकेंड आ गया। नियर अबाउट आंसर किससे है? देखिए आपका एग्जैक्ट 690 ही हमने अप्रोक्सीमेट लिया, फिर भी हमारा आंसर 690 ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज करनी जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपकी टर्म बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी अगर आपने अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया। अप्रोक्सीमेशन लगाओ, चीजें आसान बनाओ और अपने आंसर के नियर अबाउट वैल्यू को देख लो। अगर ऑप्शन आपके कुछ ऐसे है ना, सपोज 10, 10.5, 10.8, 10.9, तो आंसर बहुत आसपास है, यहां पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन इस टाइप के क्वेश्चन में लगाया करो जहां पर आपको ऑप्शन दिख जाए कि गैप है ऑप्शंस के बीच में बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है a first order reaction has a rate constant of 2.303 multiplied by 10 raised to the power -3 second inverse. Time required for 40 gram of this reactant to reduce to 10 gram will be. बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको इनिशियली बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, फटाफट से लिख लिया हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, रेट कांस्टेंट आपको दे दिया 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। आगे आपको बोला टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 10 ग्राम। 40 ग्राम दे रखा है यानी आर नॉट दे दिया 40 ग्राम। देखो आर नॉट चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ग्राम में हो ग्राम में ले लो, मास में मास में ले लिया। ठीक है, 40 ग्राम और आर आपका आ गया 10 ग्राम। ठीक है, रिड्यूस करा है 40 से लेके 10 तक। आपको बताना है टाइम कितना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, बट इसमें आपको और आसान कर दिया, आपको सीधा के दे दिया। इसमें टी हाफ से के निकाला था हमने, तो फटाफट से सॉल्व कर लो। टी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 2.303, यही सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, 2.303 के की वैल्यू कितनी है 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 लॉग आर नॉट कितना 40 बाय 10। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ना log 2 की वैल्यू गिवन है, log 2 की वैल्यू गिवन है। इससे क्या कैसे निकालोगे आंसर को? 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 3, और log 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 2। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी क्या? log x की पावर y। अगर ऐसे है तो उसको हम y log x लिख सकते हैं। जो पावर में होती है टर्म उसको आगे लिखा जा सकता है, तो इसको आगे कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 0.3010। ठीक है, तो कितना आ गया ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6020। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6020 विच इज इक्वल्स टू 602 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं सारे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है ये सारे, तो ऑप्शन नंबर आ गया डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होता है क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, एक मिनट पहले फटाफट से रब कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला जा रहा है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? हाफ होगी, डबल होगी, ट्रिपल होगी, अनचेंज होगी। तो देखिए अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं, आर नॉट हमने कर दिया डबल, ठीक है 2 टाइम्स कर दिया, तो टी हाफ अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए देखूं तो हमने क्या पढ़ा था? टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? आर नॉट बाय 2k, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना चेंज आर नॉट में आएगा उतना ही चेंज टी हाफ में आएगा। आर नॉट को डबल करते हो टी हाफ भी डबल हो जाएगा, आर नॉट को हाफ करते हो टी हाफ भी हाफ हो जाएगा, इसको ट्रिपल करते हो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? अगर मैं 2 टाइम्स कर रहा हूं तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए गिव्स बी इज 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। If the concentration of A is 5, if the concentration of A is 5, A की concentration 5 मोलर है, A नॉट बोल देंगे हम, इनिशियल है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, देन concentration of B after 20 मिनट, concentration of B बतानी है, कब बतानी है concentration of B? आफ्टर 20 मिनट्स, यानी टाइम दे दिया आपको 20 मिनट, टाइम कितना है 20 मिनट्स। नाउ अब इस क्वेश्चन में ना आपको कहीं नहीं बताया कि ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, आपको कहीं नहीं बताया इस क्वेश्चन में। तो पहले तो अगर हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, क्वेश्चन आगे समझना है कि कैसे होगा, तो पहले तो ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशंस लगाएं, जीरो की, फर्स्ट की। तो कैसे पता लगा, के की यूनिट्स हमने देखी, के की यूनिट्स आपकी क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, जीरो ऑर्डर की यूनिट होती है, ये क्या है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक, ऑर्डर क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अगर नहीं पता हमें यहां से तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कि के की यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो कंपेयर कैसे करेंगे, के की यूनिट एक्चुअली में ये होती है, आपको क्या गिवन है, मोल पर लीटर, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। पर लीटर की पावर कितनी है, मोल पर लीटर की पावर में 1 बोल दूं, सेकेंड इनवर्स। तो अगर कंपेयर करा जाए तो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑर्डर आ रहा है, 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑर्डर, और यहां से ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर आ गया 0। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अगर हमें डायरेक्टली नहीं पता तो, ठीक है ना। वैसे तो जीरो और फर्स्ट के बारे में आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि जीरो की के की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, सिर्फ टाइम इनवर्स, या सेकंड इनवर्स होगी, मिनट इनवर्स होगी अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो, ठीक है। तो ऑर्डर हमें पता चल गया इक्वेशन का। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन हमने इतने करे होते हैं कि हम जीरो ऑर्डर को भूल ही जाते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हम लोग ट्राई करना शुरू कर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर से और आंसर आता ही नहीं, ठीक है। तो पहली चीज ऑर्डर फाइंड आउट करो, ऑर्डर है 0। अब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे किस तरीके से होगा, ठीक है। नाउ अब देखिए क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर पता चल गया हमें क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर की इक्वेशंस लगेंगी, और कैसे पता करेंगे हम कंसंट्रेशन, वो देखिए। देखो रिएक्शन आपको गिवन है, ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जब रिएक्शन की शुरुआत हुई तो ए की जो कंसंट्रेशन होगी उसको तो मैं ए नॉट बोल दूंगा, इनिशियली जो ए है वो क्या होगा, ए नॉट, जो कि 5 मोलर है, और ये 0 होगा, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद हम सपोज करते हैं कि ए में से एक्स मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री क्या है, दोनों की 1 1 है। इसका अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो बी का 1 बनेगा। अगर ऐसा होता है ए गिव्स 2b, तो मैं ये बोलता कि इसका अगर एक मॉलिक्यूल टूटा है तो इसके 2 बनेंगे, ठीक है। बट आपको इक्वेशन क्या गिवन है, ए गिव्स बी, तो अगर इसके x मॉलिक्यूल टूटते हैं तो ये x बनेगा। आपको x निकालने को बोला जा रहा है, b की कंसंट्रेशन आफ्टर 20 मिनट, यानी कि हमसे क्या पूछा है कि x बता दो कि x क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आता है यहां तक। नाउ अगर इसको इनिशियल पर हम इसको a नॉट बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बोला जाएगा, a बोला जाएगा, a, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक का, टाइम का, के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट
माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। के की वैल्यू आपको दे दी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। टाइम आपको दे दिया, मिनट्स में दिया टाइम, के है सेकंड इनवर्स में, तो मिनट को किस में कन्वर्ट कर लोगे, सेकंड्स में, ठीक है, 1200 सेकंड्स, तो 1200 आगे आपके पास इज इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 माइनस एक्स है, 5 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आएगा ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय वेट आपका के टी, हाँ ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो आपका 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, और 1200 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आ रहा है आपका 720 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल्स टू 5, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, 5 से 5 कट गया, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई होगा तो 0.72 मोलर इज इक्वल्स टू एक्स। बी की कंसंट्रेशन आ गई जो पूछी है 0.72, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर होता है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, एक बार बस समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द रिएक्शन N2O5 gas gives 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 multiplied by 10 raised to the power -3 mole per liter per second. The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively as, देखो इजी क्वेश्चन है, देखो अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं तो क्वेश्चन देखते ही सीधा आंसर करेंगे हम, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे किया हमने, और ये समझेंगे क्वेश्चन को देख के सीधा आंसर कैसे करना है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमको गिवन है N2O5, ये रिएक्शन है, N2O5 गैस गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। नाउ अगर बोला जाता है ना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, तो डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं, माइनस लगाएंगे, रिएक्टेंट है, डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ चेंज इन टाइम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको गिवन है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। तो देखो जब फॉर्मेशन बोला जाता है तो स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड नहीं करते, ठीक है। जब फॉर्मेशन बोले, अपीयरेंस बोले, डिसअपीयरेंस बोले तो आपको स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड नहीं करना। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोले ना, रेट ऑफ रिएक्शन NO2 के टर्म्स में लिखो, तब स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करोगे। तो प्लस लगा के सीधा लिखना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, प्लस क्यों लगाया, बिकॉज प्रोडक्ट है, ये निकालना है आपको, एंड O2 निकालना है D, O2 बाय dt। तो कैसे निकालोगे, पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लेंथी वे में करेंगे, समझेंगे पहले, उसके बाद ये समझेंगे कैसे बहुत आसानी से हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो देखिए क्वेश्चन को, पहले हमने क्या करा, ये तीन चीजें हैं, तो इन तीन चीजों के बीच में रिलेशन कैसे निकलता है, रिलेशन निकलेगा यूजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2O5, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस लगाओगे, डी स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, ये आया। अब ये किसके इक्वल में आएगा, ये इक्वल में आएगा प्लस स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे 1/2 डी NO2 बाय dt, और ये किसके इक्वल में आएगा,
1/2 से डिवाइड करना है, ध्यान देना 1/2 से डिवाइड करना है। जब मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रिलेशन निकलता है। नाउ अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, सिर्फ ये रिलेशन में बनाऊं, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस dN2O5 बाय dt, किसके इक्वल आ गया ये, d प्लस dNO2 बाय dt के, ठीक है। तो आपके पास रिलेशन आ गया dNO2 बाय dt का, 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, बी है या डी है, इस तरीके से लिखा हुआ है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, पॉइंट को इधर शिफ्ट करा, 10 की पावर हो गई -2, ठीक है। और dO2 बाई dt अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हाफ जो है इन दोनों के बीच में जब रिलेशन निकालोगे तो हाफ इधर चला जाएगा, ठीक है, हाफ इधर चला गया तो 1/2 माइनस dN2O5 बाय dt इज इक्वल्स टू प्लस dO2 बाय dt, ठीक है। dO2 बाई dt निकालना है तो क्या करना है, हाफ कर देना है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का, हाफ करा तो क्या आया 3.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये तो हो गया एक लेंथी वे, पूरा समझ के क्वेश्चन हमने कैसे किया। अब इजी वे देखते हैं, इजी वे क्या है, N2O5 स्टोइचियोमेट्री क्या है 1, तो इसका जो डिसअपीयरेंस है उससे दुगने रेट पर ये बन रहा है, क्योंकि इसमें 2 दिख रहा है हमें, स्टोइचियोमेट्री 2 है, जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा होगा उसके दुगने रेट से ये बन रहा होगा। सपोज अब हम ऐसा बोलते हैं कि MgCl2 ये है हमारे पास, एक MgCl2 जब टूटा, एक MgCl2 जब टूटेगा तो उससे Cl कितने बनेंगे, 2 Cl बनेंगे। तो अगर मैं बोलता हूं कि इसके 10 मॉलिक्यूल्स टूट गए तो इसके 20 बनेंगे ना 10 के टूटने से, तो जितने रेट से डिसअपीयर हो रहा है उससे दुगने रेट से Cl अपीयर हो रहा है, स्टोइचियोमेट्री 2 है क्योंकि, तो ऐसे ही हर चीज में होता है, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 इसकी 2, तो इस NO2 के रिस्पेक्ट में दुगना रेट होगा तो सीधा सीधा ट्वाइस कर देंगे, इसका सीधा सीधा ट्वाइस कर देंगे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और O2 दिख रहा है कि हाफ रेट से बनेगा विद रिस्पेक्ट टू N2O5, तो आप क्या कर दोगे, जिस रेट से N2O5 डिसअपीयर हो रहा है उसके हाफ रेट से O2 अपीयर हो रहा होगा तो हाफ कर दो, सीधा सीधा ये चीज लिखनी है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, चलिए भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा इसी टाइप का, इसी इक्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला जा रहा है, इन द रिएक्शन BrO3 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। पूछा रहा है ब्रोमीन का जो अपीयरेंस है और ब्रोमाइड का डिसअपीयरेंस है एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। इक्वेशन गिवन है आपको, इक्वेशन लिख लिया हमने, इक्वेशन है BrO3 नेगेटिव प्लस 5Br नेगेटिव प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। अब रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है, इसके बीच में और इसके बीच में, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट लिखो एक बार Br नेगेटिव की फॉर्म में, तो माइनस लगाओगे बिकॉज रिएक्टेंट है, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव एंड
सेकेंड Br2 के रिस्पेक्ट में लिखोगे, प्लस लगाया 1/3 स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करा dBr2/dt। नाउ अब रिलेशन निकाला कैसे है, जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है, एक बार ध्यान से देखो ऑप्शंस को, हर एक ऑप्शन Br2/dt की फॉर्म में रीअरेंज करके गिवन है आपको, Br2/dt की फॉर्म में। तो आपको करना क्या है, 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -3/5 dBr नेगेटिव बाई dt इज इक्वल्स टू dBr2/dt। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, -3/5 का रिलेशन है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होता है क्वेश्चन? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रैपिड फायर की तरह करेंगे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट एट 0.5 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी दे रखी है इस टाइम पर, 0.5। ऑर्डर दे दिया था आपको इनिशियली, ऑर्डर क्या था 1, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ बता दो क्या है, टी हाफ बताओ। तो टी हाफ अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है 0.693/K। तो अल्टीमेटली आपको K फाइंड आउट करना है, अगर K फाइंड आउट आपने कर लिया तो टी हाफ निकल जाएगा। तो इसकी हेल्प से K कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लगाओगे रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, आप रेट लॉ लगाओगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ लगाया हमने, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 1 है, ये होता है। रेट कितना गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। के आर कितना गिवन है, आर आपको गिवन है 0.5, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया 3 पे, डायरेक्ट 3 पे कट जाएगा ना ये। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², और किस में आएगा, मिनट इनवर्स में आएगा आंसर, मिनट इनवर्स में आएगा। अब के की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे 0.693/K। के कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², कट करा हमने, आंसर मिनट में आएगा, ध्यान देना 0.231, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 23.1 मिनट। तो करेक्ट आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होता है क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं और मे बी ये वाला क्वेश्चन भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है, चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा कर लेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें गिवन है ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन 2A + B गिव C + D फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। आपने रिजल्ट क्या देखे, आपने 4 एक्सपेरिमेंट करे 1, 2, 3 एंड 4, उस पर A, B की अलग अलग कंसंट्रेशन रखकर आपने इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D देखा, ठीक है। आपने 4 एक्सपेरिमेंट करे और चारों में A और B की कंसंट्रेशन चेंज करी और आपने देखा कि रेट क्या आता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला बेस्ड ऑन अबव डाटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखी है, यानी कि A और B की पावर बेसिकली आपसे पूछ ली, यानी ऑर्डर पूछ लिया आपसे। आप एक्चुअली में क्या लिखोगे, आपकी जो इक्वेशन है 2A + B इज इक्वल्स टू C + D, ये है आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप रेट लॉ अगर लगाओ तो रेट लॉ लगा के आप क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर X लिखोगे, B की पावर Y। ध्यान देना कि स्टोइचियोमेट्री नहीं आती पावर में, ऑर्डर आता है X और Y। तो अगर मेरे को X और Y पता चल जाए तो मैं आंसर बता सकता हूं क्या है, ठीक है। तो कैसे पता लगाओगे, सबसे पहले D की फॉर्म में आपको रेट गिवन है, जो टेबल गिवन है ना, टेबल में लास्ट जो आपका कॉलम है उसको ध्यान से रीड करो, लिखा है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D।
डी का फॉर्मेशन गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं गिवन। बट आप अगर क्वेश्चन को देखो, डी की स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो जो डी का फॉर्मेशन होगा ना वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्यों? अगर मैं डी का फॉर्मेशन लिखता हूं, ध्यान देना इस चीज पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी अगर लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? प्लस लगाया जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय dt। स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करोगे, स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1 है, तो आपका कुछ डिवाइड ही नहीं हुआ। और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ डी, तो क्या लिखा जाएगा? प्लस, सॉरी स्टोइचियोमेट्री से यहां पे डिवाइड नहीं होता, यहां पर डिवाइड होगा स्टोइचियोमेट्री से, बट स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो आपका अल्टीमेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है वो एक ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में, जो लास्ट आपको कॉलम गिवन है वो एक्चुअली में रेट ही है। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज तो ये हमें क्लियर होती है। उसके बाद अगर आपको एक्स और वाई निकालना है तो आपको 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। 4 इक्वेशंस बनाओगे यूजिंग दीज 4 एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनानी है, ये वाली आपको 4 इक्वेशन बनानी है। अब फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट देखो, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर रेट है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। के को एज इट इज रखा, ए की कंसंट्रेशन 0.1 एंड बी की कंसंट्रेशन भी 0.1, पावर हम एक्स वाई लिखेंगे। जो ये आपकी इक्वेशन है ना, यही सेम इक्वेशन लिख दी हमने, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखा हमने, सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर आपका रेट आ रहा है 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। के ए की कंसंट्रेशन आपकी है 0.3 एंड बी की कंसंट्रेशन है 0.2, तो एक्स और वाई यहां पर भी पावर में लिखोगे, इक्वेशन नंबर 2 बोल दोगे। ऐसे ही थर्ड एक्सपेरिमेंट करा हमने, 2.88 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -1। के ए की कंसंट्रेशन 0.3 एंड बी की कंसंट्रेशन 0.4, पावर एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट इक्वेशन लिखी 2.40 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। के 0.4 की पावर x एंड 0.1 की पावर y, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन ऐसी चूज करो जिन इक्वेशंस में आपके 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, 2 वेरिएबल मींस देखो, k तो हर इक्वेशन को अगर मैं किसी भी 2 इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो k तो कटेगा ही, k तो कट ही जाएगा, बट आपको ऐसी इक्वेशन लेनी है जैसे फर्स्ट और फोर्थ। अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड करूंगा तो 0.1y से 0.1y पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिए डिवाइड करो, फोर्थ को डिवाइड करा हमने 1 से, तो फोर्थ इक्वेशन एज इट इज लिखी 2.40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, के 0.4 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। ठीक है, डिवाइड करा इसको इक्वेशन नंबर 1 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, के 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। 0.1 की पावर y से 0.1 की पावर y कटा, k से k कट गया, ये चला जाएगा 0.4 पे। ठीक है, और 10 की पावर -3 जब ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 +3, -2 और +3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड 0.4 और 0.1 दोनों की पावर सेम है, तो आप ब्रैकेट कॉमन कर सकते हो, 0.4 0.1 की पावर x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 आ जाएगा, 4, और उस साइड भी डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 इज इक्वल टू 4 की पावर x। यानी कि पावर को इक्वेट करो, जब कंपेयर करा हमने दोनों साइड, तो कंपेयर करने से क्या आ गया? ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा तो 1 इज इक्वल टू x आ गया, तो x की वैल्यू आपको मिल गई, यानी कि पहली चीज आपको मिल गई, इसकी पावर है 1। ठीक है, फर्स्ट चीज मिल गई, यानी कि ऑप्शन ए और सी तो हो गए एलिमिनेट। ठीक है, अब बी और डी बचते हैं, बी और डी बचते हैं, तो उसके लिए हम इन 2 इक्वेशंस का यूज करेंगे। 0.3x से 0.3x कटेगा, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो अब डिवाइड करते हैं 3 को 2 से। ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2.88 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू k 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y डिवाइडेड बाय 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, k 0.3 की पावर x 0.1 की पावर y।
0.1 ही है, 0.2 सॉरी, ठीक है, 0.2 की पावर y। नाउ ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्टली 0.4 पर जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -1 और -2 कितना बचेगा, ऊपर जाके 10 बचेगा, 10 की पावर -1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट कॉमन ले लो क्योंकि पावर सेम है, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 = 2 की पावर y। अब इसको 2 की फॉर्म में लिख सकते हो, 2 की पावर 2 = 2 की पावर y। पावर को इक्वेट करो, कंपेयर करो पावर को, क्या मिलेगा, y = मिल जाएगा 2, यानी कि आपको ये भी मिल गया। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, रेट = दिस। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर होता है सबको? चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो क्वेश्चन नंबर 10 रीड करेंगे। गिवन है फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA, फॉर अ गिवन रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हीनियस इक्वेशन से होगा ये क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी EA = 0। लास्ट जो 15th लेक्चर है उसमें भी हमने डिस्कस करा है सेम क्वेश्चन, ठीक है। एंड द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट दे दिया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ सेकंड इनवर्स, ठीक है। किस टेम्परेचर पर है ये, 200 केल्विन पर है। पूछा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करके 400 केल्विन कर दे तो K2 कितना होगा, रेट कांस्टेंट कितना होगा उस टाइम पर। यानी अर्हीनियस इक्वेशन अगर आप देखो, अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, अर्हीनियस इक्वेशन log K2 by K1 = EA 2.303 R 1/T1 - 1/T2, ये इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में देखो बहुत इजीली हो जाएगा आंसर। अगर ये आपका 0 है, ये आपका 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगी ये टर्म, और ये टर्म अगर पूरी 0 होती है K2 = K1 आ जाएगा, ठीक है। आप टेम्परेचर कुछ भी लो, कोई मतलब ही नहीं है, इसको थ्योरेटिकली समझो। जो टेम्परेचर के बढ़ाने से इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, आप बोलते हो कि एक रिएक्शन को, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। क्या बोला आपने, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, और वो मिनिमम एनर्जी बैरियर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हो ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर पाए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी खुद ही 0 है तो टेम्परेचर क्या किसको एनर्जी देगा, एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं। अगर खुद एक्टिवेशन बैरियर ही कुछ नहीं है तो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। आप टेम्परेचर चाहे 200 से 2000 करो, चाहे 20,000 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए, एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 है ना, तो आपके टेम्परेचर बढ़ाने से रेट इंक्रीज हो ही नहीं सकता। सारे मॉलिक्यूल ऑलरेडी, सारे रिएक्टेंट ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 है तो आपने क्या बोल दिया, log K2 by K1 = 0। अगर ये 0 है, दिस इंप्लाइज K2 = K1, ठीक है, क्योंकि K2 by K1 जब 1 होगा, log 1 ही 0 होता है, ठीक है। K2 by K1 1 होगा ना, इक्वल हो जाएगा ये। आप इसको 0 को क्या लिख सकते हो, 0 को इस तरीके से आप लिख सकते हो log K2 - log K1, ऐसे लिख सकते हो, = 0। जब डिवाइड में होता है तो log की प्रॉपर्टी लगा दी, log x by y = log x - y, log की प्रॉपर्टी लगाई है हमने, ठीक है। नाउ इसको इस साइड ले गए तो K2 K1 के इक्वल आ गया अल्टीमेटली, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, K1 जो है वही K2 है, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ सेकंड इनवर्स ही आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होता है क्वेश्चन सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्योरेटिकल है तो देखते ही आपको आ जाना चाहिए, रीड करते ही ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोला जा रहा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनकरेक्ट। जीरो ऑर्डर के लिए कौन सी स्टेटमेंट, सॉरी जीरो नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ऑर्डर के बारे में पूछा है कि ऑर्डर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल करेक्ट है, हमने थ्योरी की क्लास में भी इसको पढ़ा है कि आप ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही निकाल सकते हो। जैसे ये एक्सपेरिमेंट हमने करा था, ऐसे एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, चाहे इधर 2 हो, चाहे मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑर्डर सेम ही रहेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कुछ भी हो, आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो रिएक्शन को, ठीक है। थर्ड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्डर क्या होता है, इनकी पावर का सम होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑर्डर जो है ना आपका, जो ऑर्डर है वो आपका कैसा भी हो सकता है, पढ़ा है हमने, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो होल नंबर नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर 11 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है हमें रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। बोला जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। टाइम निकालना है, कितना लगेगा, इजी क्वेश्चन है बहुत। अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन 2 ग्राम से चेंज करके आपको उसको रिड्यूस करना हो अप टू 0.2 ग्राम, ठीक है, तो आपको ऑर्डर दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, ठीक है, तो टी टाइम की इक्वेशन क्या लग जाएगी, 2.303 बाय के की वैल्यू क्या है 4.606 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लॉग आर नॉट क्या है 2 ग्राम, आर कितना है 0.2, 10 आ जाएगा, लॉग 10 1 होता है, कट करा 2 आ गया, ठीक है, तो 1000 ऊपर 10⁻³ गया, 1000 हो गया बाय 2, लॉग 10 1 हो गया, ठीक है, तो क्या आ गया आपका 500 सेकेंड्स, टेम्परेचर टाइम इज 500 सेकेंड, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होता है क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्वेश्चन में गिवन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड्स। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाना चाहिए तो, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट ही होता है, के पूछ लिया, तो इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर की 0.693 बाय टी हाफ, लगा दो भाई 0.693 बाय टी हाफ की वैल्यू 1386, डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको। बेसिकली इस क्वेश्चन में ना आपको 10 की पावर में दे रखा है, 10 की पावर आप सही निकालो, ठीक है, 1386, तो ये हमारा आंसर आया 0.0005 डिवाइड करने पे, ठीक है, 0.007 सेकेंड इनवर्स, 0.0005 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स, 5 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स, जो कि मैच करता है। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, 0.5 इंटू 10 की पावर -2 गिवन है, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इस तरीके से लिखा है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 लिख सकते हैं ऐसे। अगर मैं पॉइंट को एक आगे शिफ्ट करूंगा 10 की पावर कम हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10 की पावर बड़े ध्यान से देखना, वहीं पे क्वेश्चन घुमा रखा है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय। देखो रेट कांस्टेंट दे दिया कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का के है, टी 99% का फॉर्मूला जनरेट करो किसके इक्वल होगा। तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन हमें पता है t इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर होती है, ये इक्वेशन हम सबको पता है, ठीक है। नाउ अगर मैं 99% रिएक्शन की बात करता हूं, 99% कंप्लीशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका सेंस क्या है क्वेश्चन का। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल रिएक्टेंट आपका होगा ना, ये जो फाइनल रिएक्टेंट होगा, अगर 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो सिर्फ 1% बचा होगा इनिशियल वैल्यू के, 1% ऑफ आर नॉट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/100, परसेंटेज का नीचे लिया है हम 100, 1/100 आर नॉट। वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। टी को मैं लिखूंगा टी 99%, बिकॉज 99% कंप्लीशन के लिए निकाल रहे हैं, 2.303, के को के ही लिखा हमने रेट कांस्टेंट, आर नॉट को एज इट इज रहने दिया, और आर को हमने लिखा 1/100, 100 ऊपर आ जाएगा, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट, लॉग 100 क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, लॉग 100 क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, और जो भी लॉग 10 की पावर में होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है, जो भी 10 की पावर में है वो आगे आ जाएगा, यानी कि 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 के मल्टीप्लाई बाय लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो आंसर आ गया 4.606 बाय के, ये लॉग की एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होता है क्वेश्चन क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है हमें, फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 if dNH3 by dt is equals to 2 multiplied by 10 raised to the power minus 4 mole per liter per second, the value of minus dH2 by dt would be। तो आपको एक रिएक्शन दे दी, रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, हेबर्स प्रोसेस है ये, ठीक है, हेबर्स प्रोसेस आपको दे दिया, अमोनिया बन रहा है, इसमें आपको D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय dt, इसकी वैल्यू आपको दे दी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, माइनस dH2 बाई dt निकालना है। तो जब भी आपको दो रेट के बीच में रिलेशन निकालना हो, क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखा जाएगा तो दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2 माइनस लगाएंगे, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे dH2 बाय dt, ओके, इज इक्वल्स टू NH3 की फॉर्म में, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, प्लस लगाएंगे बिकॉज प्रोडक्ट है, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे dNH3 बाय dt। नाउ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है माइनस dH2 बाई dt। तो माइनस dH2 बाई dt की फॉर्म में रीअरेंज कर लो इक्वेशन को, तो माइनस dH2 बाई dt की फॉर्म में अगर हमें रीअरेंज करना है तो ये जो 3 है इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3/2 dNH3 बाय dt, ठीक है। dNH3 बाई dt की वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर होता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। कैटलिस्ट डालने से क्या चीज चेंज होती है, लास्ट सेशन में भी हमने कराया क्वेश्चन। तो कैटलिस्ट डालने से एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी, एंट्रोपी चेंज, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। जब आप कैटलिस्ट डालते हो ना, कैटलिस्ट डालने से क्या फर्क पड़ता है, हमने कैटलिस्ट वाले कंसेप्ट में पढ़ा भी था। ये रिएक्शन है,
रिएक्शन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम, ठीक है। यहां पर हमने एनर्जी ले ली, तो रिएक्टेंट से अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट से अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, जिस मिनिमम एनर्जी बैरियर को कैटलिस्ट के डालने से हम कम कर देते हैं, तो बैरियर कम हो गया। और ये जो बैरियर होता है रिएक्टेंट की एनर्जी से लेके जो ये बैरियर की एनर्जी का गैप होता है, इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और कैटलिस्ट डालने पर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, एक नया पाथ प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो सीधा सीधा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी करेक्ट आंसर, कैटलिस्ट डालने पे एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। कैटलिस्ट का कंसेप्ट में बस पढ़ते ही ये हैं कि ऑन एडिंग कैटलिस्ट it provides an alternate path with lower activation energy, lower activation energy से एक अलग पाथ हमें प्रोवाइड करता है। ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट हो जाती है, ठीक है, पढ़ा भी था हमने अपने कंसेप्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला जा रहा है फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives 3C plus D. Which of the following does not express reaction rate? आपको ये दे दिया 2A plus B gives C plus D. Now बोला जा रहा है ऑप्शन में से कौन सा रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस नहीं करता। तो ऑप्शन वन ए की फॉर्म में गिवन है, ए की फॉर्म में रेट लिखा जाएगा तो माइनस लगाऊंगा मैं, रिएक्टेंट है 2 से डिवाइड करूंगा, स्टोइचियोमेट्री है, dA/dt यही दे रखा है आपको, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो आपका सही दे रखा है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट गिवन है सी की फॉर्म में, सी की फॉर्म में गिवन है बी ऑप्शन। अब देखो सी की फॉर्म में गिवन है, सी है प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आते हैं और उन्होंने दे दिया नेगेटिव, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये सीधा सीधा dC/dt लिखा जाएगा, ठीक है, 1/3 dC/dt ये लिखा जाएगा प्लस में, बट प्लस साइन आएगा यहां पर, तो ये जो माइनस लगाया है इस माइनस से आपका आंसर हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी भी देख लो, बी की टर्म्स में अगर हम लिख रहे हैं सी ऑप्शन तो माइनस लगाएंगे, dB/dt लिखेंगे बिकॉज स्टोइचियोमेट्री कुछ भी नहीं है, यही गिवन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी की फॉर्म में लिखेंगे प्लस लगाएंगे, डी की स्टोइचियोमेट्री 1 है तो dD/dt यही गिवन है आपको, डी ऑप्शन भी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, बी जो है वो इनकरेक्ट है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें गिवन है इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, ठीक है, और ये बोला गया कि जब भी हम टेम्परेचर में 10 डिग्री का राइज करते हैं, 10 डिग्री राइज करते हैं, आपका जो रेट है ना, रेट वो क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, डबल हो जाता है रेट। तो बोला गया अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर गए तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा। तो देख लो कितनी बार 10 टाइम्स करा आपने, कितनी बार करा, जब 10 से 100 पर जाएंगे तो टोटल 9 टाइम्स करोगे ना। 9 टाइम्स कैसे, एक बार 10 से 10 डिग्री राइज करा, 20 पहुंचे, फिर 30 पहुंचे, 40 पहुंचे, 50 पहुंचे, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से 100। तो कितनी बार आपने रिएक्शन को ट्वाइस कर दिया, इधर ट्वाइस करा, इधर रिएक्शन को दोबारा ट्वाइस करा रेट को, ठीक है। 10 डिग्री राइज पे, हर 10 डिग्री राइज पे ट्वाइस होती जा रही है रिएक्शन, तो इस तरीके से हर 10 डिग्री पे ट्वाइस हो गई, तो कितने टाइम्स हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 टाइम्स हो जाएगी, विच इज 5 1 2 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सो 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड
एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड बताओ। तो देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, आपको बोला रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर दे दिया इज फर्स्ट। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से गलत होता है। ठीक है, तो समझ लेंगे ऐसे इस टाइप के ना आपके नीट के एग्जाम में सेम टाइप, वैल्यूज अलग है बट सेम टाइप के क्वेश्चन आपके 4 बार आ चुका है नीट में, तो बहुत ध्यान से समझना है हमें क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्डर 1 है। नाउ आपको बोला कि रेट आपको दे दिया, कितना दिया रेट, 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड जब टाइम आपका 10 सेकेंड है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हमने ले लिया। अब बोला कि सेम रिएक्शन का जो रेट है वो हो गया 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड, किस टाइम पर, 20 सेकेंड्स पर। ठीक है, 20 सेकेंड्स पर। हाफ लाइफ निकालो, हाफ लाइफ निकालो। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या चाहिए, अल्टीमेटली हाफ लाइफ अगर निकालना है के की वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू। अगर के निकालना है तो अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ये देखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग के निकालने के लिए क्या करोगे, आप ये मान के चलोगे कि रिएक्शन आप यहां से शुरू करिए अपने ऑब्जर्वेशन और यहां खत्म करी। क्या बोला मैंने, हमने यहां पर ऑब्जर्वेशन शुरू करी, यहां खत्म करी। दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 10 से 20 के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड के बीच में इंटरवल कितना है, 10 सेकेंड। तो अगर मैं के की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाय टाइम लॉग आर नॉट बाय आर। टाइम तो मैं रख दूंगा 10 सेकेंड, आर नॉट और आर क्या रखा जाएगा अगर मेरे को के निकालना है तो आप इधर से, यहां से, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन शुरू करी, यहां पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसे आप बोल दोगे आर नॉट। ठीक है, और इस वाले केस में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसे आप बोल दोगे आर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये दोनों कंसंट्रेशंस, आप लगाओगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि इनिशियल बोला है मैंने तो मैं रिएक्टेंट को आर नॉट बोल देता हूं यहां पर। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है तो पावर में 1 बोल दूंगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आर नॉट निकालूं तो आर नॉट की वैल्यू क्या आएगी, रेट 1 बोला जाएगा इसको, रेट को रेट 1 बाय के, रेट 1 की वैल्यू डाल दी 0.04 बाय के, ये बन गई आर नॉट की वैल्यू। सिमिलरली आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो आर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.04 बाय के आ रही थी, इसकी क्या आ जाएगी 0.03 बाय के। दोनों जो वैल्यूज आपके पास आई इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, के इज इक्वल्स टू 2.303, दोनों के बीच में टाइम इंटरवल 10 सेकेंड्स है, लॉग आर नॉट की वैल्यू हमने रखी 0.04 बाय के, आर की वैल्यू हमने रखी 0.03 बाय के। ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो गया और आपके पास यहां पे 4/3 आ गया, तो 2.303 डिवाइडेड बाय 10, log 4/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 4 माइनस log 3। ठीक है, दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पे k की वैल्यू आ जाएगी तो 2.303 बाय 10, log 4 की वैल्यू लॉग टेबल से आपको मिल जाएगी 0.6020, log 3 की वैल्यू भी लॉग टेबल से मिलेगी 4771। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको और देखेंगे के की वैल्यू क्या आती है और के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हाफ लाइफ की इक्वेशन में। ठीक है, सो आपका आ गया लॉग है 0.6020 माइनस 0.4771, तो ये आ जाता है हमारे पास 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.125 बाय 10। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, टी हाफ का आ जाएगा 0.693 बाय के की वैल्यू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.125, 10 अपॉन में है नीचे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फाइनली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को और देखेंगे क्या आंसर आता है।
तो फाइनली आ जाता है आपका 24.07, किस में था हमारा टाइम, सेकंड्स में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर नियर अबाउट किससे मैच करता है, ऑप्शन मैच करता है हमारा ऑप्शन नंबर सी से, विच इज 24.1 सेकेंड्स। क्लियर होता है क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, तो रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 raised to the power -2 second inverse. How much time will it take for 20 ग्राम of reactant to reduce to 5 ग्राम? तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कितना है, 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आपको बोल दिया इनिशियली रिएक्टेंट है 20 ग्राम और उसको रिड्यूस करना है 20 ग्राम से 5 ग्राम में। ठीक है, और जब आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की बात करते हो तो आप कंसंट्रेशन को मास में किसी भी टर्म में ले सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहां पर मोलैरिटी ही होनी चाहिए, हम शुरू से ये चीज डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने मास के टर्म में भी इन चीजों को लिख सकते हो आप। टाइम पूछा है तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन लग जाएगी, T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग R0 बाय R। ओके, नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2.303 के की वैल्यू हमारे पास है 10 raised to the power -2, लॉग R0 की वैल्यू 20 है, R की वैल्यू 5 है, कैंसिल आउट करा 4 आया। ठीक है, लॉग 4 की वैल्यू आपको लॉग टेबल से मिल जाएगी जो कि होती है 0.6020 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power -2। मल्टीप्लाई कर दो अप्रोक्सीमेट करके, इसको 2.3 ले लो, इसको 0.6 ले लो। ठीक है, 0.6 और 2.3 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2.3 और 0.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 18, 12, 13 तो ये आ जाएगा आपके पास 1.38। ठीक है, 1.38 आ जाएगा, तो 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 पर जाके +2 हो जाएगा, विच इज 138 सेकेंड। सो करेक्ट आंसर होगा 138 सेकेंड, जो कि नियर अबाउट आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के 138.6 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 रीड करेंगे। An increase in concentration of reactant of reaction leads to change in, ये जो सेम क्वेश्चन है ना हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, लास्ट जो हमने असाइनमेंट करा है 15th लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, an increase in concentration of reactant of a reaction leads to change in activation energy, heat of reaction, threshold energy, collision frequency। बोला जा रहा है कि जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जब आप इंक्रीज करते हो तो क्या चीज इंक्रीज होती है, नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें ना, इसके इंक्रीज करने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों बोला हमने कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन इन अ यूनिट टाइम, या पर यूनिट टाइम बोल सकते हो आप। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं, डिपेंड करता है टाइम आपने यूनिट किस में ले रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं। अब अगर आपके पास कम कंसंट्रेशन है तो पार्टिकल ऐसे दूर दूर होंगे। ठीक है, ऐसे दूर दूर होंगे और उनके कोलाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। ठीक है, वहीं पे आपने क्या करा, इन पार्टिकल्स को कंसंट्रेटेड कर दिया। कंसंट्रेटेड मींस पार्टिकल की का अमाउंट बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया। अब ये सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये भी ऐसे मूव कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में ये
कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो आपसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कहां पर ज्यादा कोलिजन होने के चांसेस है? यहीं पर है ना, क्योंकि यहां पर ज्यादा पार्टिकल है, ज्यादा कोलिजन होगा। जैसे सिंपल हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था वही देख लेते हैं कि एक हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर हमने 10 लोगों को आंखों पे पट्टी बांध के बोल दिया कि घूमो, ठीक है। अब ग्राउंड में वो घूम रहे हो 10 लोग, उन 10 लोगों की आपस में टकराने की जो फ्रीक्वेंसी होगी कि 1 यूनिट टाइम में कितने लोग टकरा रहे हैं, वो बहुत कम होगी। और वहीं पे 10 की जगह आपने 1000 लोग कर दिए, ठीक है, कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, 10 की जगह 1000 लोग कर दिए, आंखों पे पट्टी बांध दी और बोला कि घूमना शुरू करो ग्राउंड में, तो मैक्सिमम चांसेस है कि 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे लोग टकराना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब इतने सारे लोग होते हैं और रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उनके टकराने की। तो सिंपल सी बात, अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बाकी जो ऑप्शंस आपको गिवन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है आपकी किस पे, कि आपका नेचर क्या है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट किस टाइप, मतलब एक्चुअली कौन सा रिएक्टेंट आप ले रहे हो। हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होती। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि ये आपके पास रिएक्शन है, यहां से यहां रिएक्शन आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये एनर्जी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। उस एनर्जी बैरियर को हमने क्या बोला था, इसी बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। ये बैरियर कभी चेंज नहीं होगा अनटिल आप रिएक्टेंट चेंज ना कर दो, ठीक है। और हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? हीट ऑफ रिएक्शन होती है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है और रिएक्टेंट की जो एनर्जी है उनके बीच में क्या गैप है, वो गैप हमेशा सेम रहेगा। बेशक आप नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल बढ़ा दो तो आपका गैप चेंज नहीं होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी तो सेम ही है ना, आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई बस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज नहीं करा, तो ये गैप हमेशा सेम रहेगा, यानी हीट ऑफ रिएक्शन भी सेम रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहां से लेकर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी को? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है कि मिनिमम कितनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए, रिएक्टेंट को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जब तक रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। और वहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि देखो इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट की ऑलरेडी रिएक्टेंट की है, ठीक है, ये एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है, ऐसा तो नहीं होगा कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी नहीं है। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी, और उसको हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर होती है बातें? तो इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ना एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, ना थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज होगी, ना हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, ठीक है, ना हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। एनर्जी के बीच का गैप हमेशा सेम रहेगा, बस कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 रीड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन A plus B gives product rate is doubled when the concentration of B is doubled and rate increases by a factor of 8 when concentration of both A and B are doubled. Rate law for the reaction can be written as, okay, तो देखो आपको बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है A plus B gives product, ठीक है, एक रिएक्शन है हमारे पास। उस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखोगे आप? तो अगर मैं रेट लॉ की बात करूं तो रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? रेट के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन में ना आपको एक जगह घुमा दिया। क्या घुमाया? देखो उन्होंने जो पहली लाइन बोली ना, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, उन्होंने पहले बी के बारे में बात कर रखी है। हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं ना तो जनरली
पहले ए के बारे में चीजें गिवन होती है, तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग जो पहली स्टेटमेंट है उसमें बी को ध्यान से पढ़ते नहीं और ये देख लेते हो कि ए को डबल कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कर देते हो। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में पहली लाइन क्या बोली है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। जब कंसंट्रेशन, पहली स्टेटमेंट क्या बोली, जब हमने कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन को चेंज करके 2b कर दिया, ठीक है, कंसंट्रेशन को चेंज करके 2b कर दिया, ट्वाइस कर दिया, रेट जो नया रेट बना ना वो क्या बना, वो 2 टाइम्स बन गया, वो डबल हो गया, ठीक है, रेट क्या बन गया, ट्वाइस बन गया। तो ना देखो यहां से आप डायरेक्ट भी चीज निकाल सकते हो, हम करके भी देखेंगे कि जब आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल करा, रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब क्या निकलता है कि बी को डबल करने से अगर रेट डबल होता है तो बी की पावर 1 रही होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस कि पावर 1 होगी बी की। अगर यहां पे पावर बी की 2 होती तो बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 टाइम्स होता, पावर 3 होती तो बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 8 टाइम्स होता, ठीक है। तो अगर रेट डबल होता है बी को डबल करने से तो बी की पावर क्या आ जाएगी, 1। बी के रिस्पेक्ट में रेट कितना सेंसिटिव है, 1 पावर में, ठीक है। तो यहां से हम निकाल तो सकते हैं कि y की वैल्यू 1 है, बट हाँ करके भी देख लेंगे कैसे करा हमने। ध्यान दीजिए, हम क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेट, रेट डैश की हमने एक्सप्रेशन बना ली, रेट डैश इज इक्वल्स टू के, ए को एज इट इज लिखना है जो लिखा हुआ है, बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 2b की पावर y। नाउ अगर मैं इस 2 को बाहर लेता हूं ब्रैकेट से तो 2 की पावर y आएगा साथ में, के a की पावर x एंड b की पावर y। नाउ ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं, इस इक्वेशन को अगर 1 बोलता हूं तो 1 इक्वेशन में ये पुराना वाला रेट ही आ गया, पुराना वाला रेट आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेट डैश को हमने लिखा 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट, पुराना जो रेट था, इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, और इसको हमने क्या लिख दिया, इसको पुराना रेट लिख दिया इक्वेशन 1 से रेट कैंसिल आउट हुआ, पावर 1 है 2 की। ऑन कंपेयरिंग जब हमने कंपेयर करा पावर्स को तो क्या मिला हमें, y इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। तो हमें सबसे पहली चीज y इज इक्वल्स टू 1 मिल गया, ओके। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करा हमने क्वेश्चन को, सेकंड स्टेटमेंट रीड करी। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि रेट जो है 8 टाइम्स हो गया, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8, जब ए और बी दोनों को डबल करा, जब ए को और बी को दोनों को हमने चेंज कर दिया ट्वाइस, 2a कर दिया इसको और इसको 2b कर दिया, तो रेट पर क्या असर पड़ा, जो नया रेट बना रेट डैश वो कितना बना, पुराने के 8 टाइम्स बना, ठीक है। नाउ इसकी एक्सप्रेशन लिख दो, रेट डैश की अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, के, ए की जगह लिखूंगा 2a और पावर लिखूंगा x, b की जगह लिखूंगा 2b। अब मेरे को b की पावर पता है 1 है पावर, ठीक है। तो नाउ अब क्या करा हमने, इस 2 को और इस 2 दोनों 2 को बाहर ले लिया और रेट डैश की जगह 8 रेट लिख दिया, 8 टाइम्स ऑफ रेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर x 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय जो अंदर चीज बचेगी वो पुराना रेट होगा, a की पावर x b की पावर 1, ये पुराना रेट होगा तो इसको रेट लिख सकते हो आप, ठीक है। रेट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नाउ 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आपके पास आ गया 2, इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर x। तो पावर जो हमने कंपेयर करी, ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया, तो एक्सप्रेशन आपके पास बन गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, a की पावर 2 b की पावर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होता है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा गलती इन क्वेश्चन में पता है क्या होती है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करी है जो हमने गलती, वो ये करी है कि आप लोग ना a की पावर 1 b की पावर 2 लिखते हो, क्योंकि आपने इनिशियली इसको गलत पढ़ लिया, इसको आपने b की जगह a पढ़ लिया, तो वही सबसे बड़ी गलती होती है इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें गिवन है अ रिएक्शन is 50% complete in 2 hours and 75% complete in
4 आवर्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन वो 50% कंप्लीट होती है 2 आवर्स में, ठीक है, और 75% कंप्लीट होती है 4 आवर्स में। तो ऑर्डर बता दो रिएक्शन का क्या है। तो ध्यान दीजिए, आपको ये तो दो चीजें जो गिवन है ना, ये बहुत रिलेटिव गिवन है। रिलेटिव मतलब समझना क्या कि 50% अगर एक रिएक्शन होती है तो मैं उसको टी हाफ बोलता हूं, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है, ठीक है। और 50 से अगर 75 जाएगी, ठीक है, 50 से अगर 75 जाएगी तो अगली हाफ लाइफ बोली जाएगी। क्या मतलब इसका अगली हाफ लाइफ का मतलब क्या कि देखो एक रिएक्शन है, सपोज करो वो 10 से शुरू होती है, 10 मोलर उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, और 10 मोलर से सपोज करो उसको खत्म होना है, मतलब 0 मोलर, खत्म होगी कंसंट्रेशन 10 से 0, ठीक है। तो जब 55 मोलर कंसंट्रेशन होगी, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम, टी 50%, ठीक है, 50% बोला जाएगा क्योंकि 10 से लेके 5 होगी, हाफ हो गई कंसंट्रेशन। लेकिन अगर मैं 5 को इनिशियल वैल्यू मान के चलूं, अगर मैं 5 को इनिशियल वैल्यू मान के चलूं तो 5 के रिस्पेक्ट में यहां पर हाफ लाइफ होगी, ये दूसरी हाफ लाइफ होगी, ठीक है ना, ये दूसरी हाफ लाइफ होगी। तो अगर ये दो हाफ लाइफ्स हैं और आपको दिख रहा है कि इस हाफ लाइफ में आपको दे रखा है कि 2 आवर्स लगे और यहां से लेके यहां तक आपको 4 आवर्स लगे, तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि ये भी एक हाफ लाइफ है, टी हाफ, यहां से इस इंटरवल में भी 2 आवर्स ही लगे आपको। जैसे यहां गिवन है ना 50% में 2 आवर्स लगे, और अगली 50% या अगली मैं 25% बोलूं अगर पूरी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में है तो कितना लग गया, 2 आवर्स लग गया टाइम, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही हाफ लाइफ 2 आवर्स हैं। ऐसा कब होता है कि हाफ लाइफ आपकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, चाहे मैं 10 मोलर से स्टार्ट कर रहा हूं, चाहे मैं 5 मोलर से स्टार्ट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हाफ लाइफ आपकी फिक्स रहती है। ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर, क्योंकि टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 बाय के, 0.693 बाय के ही रहता है। अगर मैं इसके भी आगे बात करूं ना तो इसके आगे यहां पे 7.5 हो जाएगी, तो यहां पर भी इतने से इतने जाने में फिर से 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, कि आपकी हर हाफ लाइफ में 2 घंटे लग रहे हैं। तो जैसे यहां पर गिवन है 50% रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन 0% से शुरू होकर 50% होती है तो उसे मैंने क्या बोला, उसको मैंने हाफ लाइफ बोला। अब 50% से अगर मैं शुरू करता हूं रिएक्शन तो 50% से लेके 100% के बीच में हाफ टाइम क्या है, हाफ टाइम है 75%, ठीक है। तो आपको बोला कि इसमें आपको टोटल टाइम लग रहा है 2 आवर्स, टोटल टाइम 4 आवर्स लग रहा है, ठीक है, और इतने में यहां से लेके यहां तक जो टाइम आपको लगा वो लगा 2 आवर्स, तो इसके बीच में भी टाइम 2 आवर ही लगा होगा, यहां से 50 से 75 के बीच में भी टोटल 4 आवर्स है ना, टोटल 4 आवर है, तो 2 आवर टाइम लगा होगा दोनों में। यानी कि हर हाफ लाइफ आपकी सेम आ रही है। हर हाफ लाइफ सेम कब आती है, जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर होता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 24। ये वाला क्वेश्चन अगेन हम लोग कर चुके हैं असाइनमेंट के अंदर, पिछले असाइनमेंट का मेरे हिसाब से पहला ही दूसरा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24 रीड करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत कर देता है आपको, ठीक है। चलो समझो, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ इट्स रिएक्शन रेट डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। बोला जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी अगर हम ये बोलते हैं कि रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाता है। कब डबल हो जाता है, टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस से राइज करके टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर दिया तो रेट आपका डबल हो गया। अब रेट डबल से हम क्या रिलेशन निकालेंगे, हम निकालेंगे कि जो रेट कांस्टेंट है, जो नया रेट कांस्टेंट इस टेम्परेचर में बना वो ट्वाइस ऑफ पुराने रेट कांस्टेंट के इक्वल बना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से
जो रेट बढ़ता है वो किस वजह से बढ़ता है, वो रेट को डायरेक्ट इंक्रीज नहीं करता, वो रेट कांस्टेंट को इंक्रीज करता है। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होती है, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स, ये होती है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट क्यों बढ़ा, क्योंकि के बढ़ा था, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि के बढ़ता है। तो इनडायरेक्टली आपको के के बीच में रिलेशन गिवन है, ठीक है। और यहां पर सिंपल अर्हीनियस इक्वेशन लग जाएगी, लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। टेम्परेचर आपको किस में लेना होता है, टेम्परेचर आपको लेना होता है केल्विन में, ठीक है। तो ना इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लगा के करोगे आप, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी चली जाती है। देखो लॉग K2 को हमने लिखा 2K1 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA की वैल्यू हमें निकालनी है, एज इट इज लिखा 2.303, R की वैल्यू हमने रखी 8.314। अब देखो आंसर आपको गिवन है सारे किलो जूल में, तो आप R की वैल्यू रखोगे 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ किलो जूल में रखोगे वैल्यू। क्या होती है इसकी यूनिट, किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये यूनिट होती है R की। टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेल्सियस है, इसमें आप केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे बाय एडिंग 273, कितना हो जाएगा 293 केल्विन, ठीक है। और इसमें भी आप 273 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 308 केल्विन, ठीक है, 308 केल्विन। तो 1/293 माइनस 1/308 ये बनता है। K1 से K1 कटा, log 2 की वैल्यू आपको गिवन होगी जो कि होती है 0.3010। ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है। उस साइड आपके पास बचा EA बचा, और इधर हमने एलसीएम ले लिया 308 माइनस 293 डिवाइडेड बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 308, माइनस करोगे इसको आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज को एक साइड ले जाओ और E के टर्म्स में क्वेश्चन को रीअरेंज करो। E के टर्म में रीअरेंज करने के बाद हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 293 मल्टीप्लाई बाय 308 डिवाइडेड बाय 15, ओके, ये बचता है क्वेश्चन। तो देखो हमने क्या करा, अच्छा 10⁻³ रह गया। नाउ अब हमने क्या करना है, 2 यूनिट तक अप्रोक्सीमेट करो। इसको लिखा हमने 0.3, इसको लिखा हमने 2.3, इसको लिखा हमने 8.3, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट कर लिया। नेक्स्ट इसको हम क्या लिखेंगे, 3 के आगे 0 के आगे 8 है, 8 मतलब अपर लिमिट आ जाएगी 3.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो सकता है 3 से ये, ठीक है। तो किस पे चला जाएगा 5 पे, और ये 0.1 आ जाएगा इधर, ठीक है। नाउ अब आपको फाइनली सॉल्व करना है आंसर और देखना है आंसर क्या आता है, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व करते हैं आंसर को और देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय 2.9, देन अगेन मल्टीप्लाई करा हमने 3.1 से, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर वैल्यू आई, अच्छा इसको डिवाइड भी कर लेते हैं हम सीधा सीधा, ठीक है। डिवाइड भी कर देते हैं हम लोग इसको 5 से, तो वैल्यू आ रही है 34.32, ठीक है, 34.32, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, ये 10⁻⁻1, ठीक है, 2 2 3। तो देखो ऐड अप करते हैं इसको, -1 और -3 ऐड अप करके -4 हो जाएगा, -4 एंड +4, यानी 10 की पावर सारी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो यही आपके पास आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। किससे मैच करता है ये आंसर, मैच करता है ऑप्शन नंबर ए से 34.7,
ठीक है, नियर अबाउट आंसर इससे आ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपके ऑप्शंस के अंदर, अप्रोक्सीमेशन लाके करा करो ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए काफी आपका। ठीक है, चलिए आज का असाइनमेंट आपका पूरा हो चुका है। तो केमिकल काइनेटिक्स अब हमने पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके हर एक टॉपिक को हमने पढ़ लिया, हर एक टॉपिक पर असाइनमेंट हमने डिस्कस कर लिया, एंड फाइनली हमने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया। अब हर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या कोई टॉपिक ऐसा आपको लगा हो कि आपको ये भी समझना है या कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हम और भी लेक्चर इसके अंदर डालेंगे जिसमें और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं।